गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम पेज नंबर 6 में जो दिया है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो कि कैसे वहाँ पे जो मोनार्क्स थे लुइस XVI वो जो रूल कर रहे थे, उनका रूलिंग सिस्टम लोगों को पसंद नहीं था क्योंकि वो एक एब्सोल्यूट रूलर थे। डेस्पोटिज्म मतलब डेस्पोटिक रूलर जो बोलते हैं उस टाइप के रूलर थे वो। और उस समय उनका जो सोसाइटी था वो 4 स्टेट में डिवाइडेड था और जो 3rd और जो 4th स्टेट के लोग थे खाली वही लोग टैक्स भरते थे। तो इसी सिस्टम को विरोध करके वो लोग मोनार्ची को एंड करके वहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश किया था। तो उसके लिए उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया था ये सभी 9th क्लास में पूरे डिटेल में पढ़े हो। तो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी जो लोग थे वो लोग फ्रांस में मोनार्ची को एंड करने के लिए वो लोग शुरू से ही बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे स्टेप्स इंट्रोड्यूस किए थे। तो उसमें से एक है द आइडिया ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब सभी लोगों के मन में एक सामूहिक पहचान का जो भावना है उसको क्रिएट करना। मतलब हम सब लोग एक ही देश, एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं और सब लोग एक जैसे होते हैं। तो ये जो आइडिया था, ये जो फीलिंग्स था वो सभी के लोगों के दिमाग में क्रिएट करना था सबसे पहला स्टेप। उसके बाद जो दूसरा स्टेप था वो था द आइडिया ऑफ ला पार्टी। ला पार्टी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है द फादरलैंड, एंड ले सिटोइन ये भी फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है द सिटीजन। तो फादरलैंड और सिटीजन्स का जो वर्ड्स है उसको भी लोगों के दिमाग में ज़्यादा एम्फासाइज किया गया। मतलब सब लोग जो है वो एक कंट्री के अंदर एक समान अधिकार और समान संवैधानिक क्षेत्र में आते हैं। तो जो उनका जो पहले का कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जो स्टेट जनरल, उसको भी उसका जो नाम था उसको बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। और उसमें जो लोग इलेक्शन मतलब वोटिंग कर सकते थे वो खाली उनके एक्टिव सिटीजन ही कर सकते थे। और एक्टिव सिटीजन कौन लोग थे और पैसिव सिटीजन कौन लोग थे ये भी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। उसके बाद जो था उनका जो नेशनल फ्लैग था, मतलब जो पहले का जो मोनार्चियल फ्लैग था उसको बदल के एक नया नेशनल फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया जो कि ट्राई कलर, और शायद वो रेड, ब्लू एंड वाइट ऐसा कुछ था, 9th क्लास में पढ़े हो। वो ट्राई कलर इंट्रोड्यूस किया गया। और पूरे कंट्री के लिए एक जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया गया, मतलब सब लोगों के लिए एक जैसा लॉ, एक जैसा रूल्स लागू किया गया। जो कस्टम ड्यूटीज़ था वो भी एबोलिश किया गया और सभी लोगों के लिए एक जैसा वेट और एक जैसा मेजर्स वो एडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स मतलब जो अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषा जो बोलते हैं उसको भी एबोलिश करके उसके जगह पे एक ही लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब बाकी जो भी रीजनल डायलेक्ट्स हैं उसको डिस्करेज करके सभी लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज बोलने के लिए इनकरेज किया गया। तो ये है पेज नंबर 6 का फर्स्ट पैराग्राफ। इसके बाद जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें दिया गया है द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। तो जो रिवोल्यूशनरीज थे, फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज, वो ये चाहते थे कि जो यूरोप के लोग हैं, जो फ्रेंच के लोग हैं, उनको कैसे जो एब्सोल्यूट मोनार्च हैं उनके कंट्रोल से उनको बाहर निकाल के उनको रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के रूल के अंदर लाया जाए। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो पूरे यूरोप, पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन जैसा था। सब लोग जो थे अपने अपने कंट्री के लिए भी वो रिपब्लिक जो था, जो डेमोक्रेसी था वो लागू करना चाहते थे। तो इससे जो थे, जो स्टूडेंट्स लोग थे या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली वाले, जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, वो लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सब लोग अपने अपने बीच में एक एक क्लब सेटअप करने लगे, एसोसिएशन बनवाने लगे। जैसे कि एक क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब्स, और जैकोबिन क्लब के बारे में भी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। तो इससे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारे ऐसे और नए नए मूवमेंट्स दिखाई देने लगा जो कि उस समय फ्रेंच आर्मी के लिए नए नए रास्ता बनवाने लगे, जो कि उनको हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में उनको प्रवेश करने में मदद किया था। तो उसके बाद जब फ्रेंच को नेपोलियन ने जब
उनको अपने हाथ में लिया था। मतलब जब नेपोलियन ने फ्रेंच को कंट्रोल किया था और वो उसमें रूल किए थे, तो उसके बाद जो डेमोक्रेसी था वो फिर से एंड होके वहाँ पे नेपोलियन ने मोनार्ची एस्टैब्लिश किया था। तो मोनार्ची एस्टैब्लिश करने के बाद नेपोलियन ने पहले जो सिस्टम था फ्रांस में उसको एबोलिश करके ऐसे बहुत सारे नए नए नियम, नए नए लॉ वहाँ पे लागू किया था। तो जिसको बोला जाता है द नेपोलियनिक कोड और द सिविल कोड ऑफ 1804। तो आओ अभी हम लोग समझते हैं कि नेपोलियनिक कोड और द सिविल कोड ऑफ 1804 जो है वो क्या है। तो नेपोलियन ने जो बहुत सारे मेजर इंट्रोड्यूस किए थे, रिफॉर्म जो लाए थे सोसाइटी में, उसमें से एक था इट एबोलिश द प्रिविलेज्ड बेस्ड ऑन बार्थ। तो बार्थ के हिसाब से लोगों को जो सुविधाएं मिल रहा था उसको वो एबोलिश किए थे जन्म के हिसाब से। मतलब अगर राजा का बेटा राजा या फिर जो क्लर्जी का जो बेटा वो क्लर्जी होगा, ऐसा जो सिस्टम था, मतलब बार्थ के हिसाब से जो सुविधाएं मिलती थी उस सभी को वो एबोलिश किए थे। उसके बाद जो सेकेंड में था established equality before the law and secure the right to property। तो equality before the law मतलब लॉ के सामने सब लोग एक जैसे होते हैं, and secure the right to property तो लोगों का अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट्स था उसको भी वो सिक्योर किए थे। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो जो एरिया नेपोलियन के कंट्रोल में आता था, खाली उसी एरिया में ये कोड जो था वो लागू हुआ था। उसके बाद जो एरिया है स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, वहाँ पे नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश किया था। फ्यूडल मतलब जो ज़मींदारी प्रथा होता है उसको भी एबोलिश किया गया था। फ्रीड द पीजेंट्स फ्रॉम द सर्फडम। यहाँ पे जो किसानों को, मतलब जो दास प्रथा बोलते हैं, सर्फडम का मतलब होता है दास। तो जो किसानों को ज़बरदस्ती दास के हिसाब से काम करवा जाता है, उनको बिना किसी पैसों से उनको काम करवा जाता है, उनको भी उसी सिस्टम को भी नेपोलियन ने एबोलिश किया था। उसके बाद शहरों में जो बहुत सारे अलग अलग जो ट्रेडर्स लोग थे वो लोग अपने अपने बीच में जो एसोसिएशन बनवाए थे उसको भी एबोलिश रिमूव किया गया था। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया था। पीजेंट्स, आर्टिसन, वर्कर्स और जो न्यू बिजनेसमैन थे वो लोग, उनको ज़्यादा फ्री, मतलब पहले जितना उनको फ्रीडम नहीं था उससे थोड़ा बहुत उनको फ्रीडम मिलने लगा था। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। उसके बाद सभी बिजनेसमैन के लिए एक जैसा मेजर्स, एक जैसा वेट और एक जैसा करेंसी इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक एरिया से दूसरे एरिया में जाके बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पेज नंबर 7 का जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें दिया गया है कि जब शुरू में नेपोलियन ने ये सब रिफॉर्म लागू किए थे फ्रांस में, और जब उन्होंने फिर से मोनार्ची एस्टैब्लिश किया तो उसको बहुत सारे लोग ने वेलकम किया था। मतलब उनको मिला जुला प्रतिक्रिया मिला था, मिक्स्ड रिएक्शन मिला था। कुछ लोग उनको सपोर्ट किए थे तो कुछ लोग उनको विरोध भी किए थे। तो शुरू में लोगों को लगा कि नेपोलियन जो थे वो एक अच्छे शासक है, अच्छे रूलर हैं, वो फ्रांस में बहुत सारे बदलाव लाएंगे, लोगों को फ्रीडम मिलेगा। लेकिन ऐसा धीरे धीरे फिर लोगों को समझ में आया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो लोगों को जो पॉलिटिकल फ्रीडम मिलने वाला था वो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिला। तो इसलिए लोग जो पहले उनको वेलकम किए थे, बाद में वो धीरे धीरे उनके ही दुश्मन बनते गए, क्योंकि नेपोलियन जो थे वो बहुत सारे चेंजेस तो लाए थे, अच्छे चेंजेस तो लाए थे। उसके बाद वो कुछ कंट्रोल भी लाए थे, कुछ एरिया में वो कंट्रोल भी किए थे, जैसे कि टैक्स इंक्रीज किए थे, वो टैक्स को जो था उसको बढ़ा दिए थे। सेंसरशिप, वो फिर से सेंसरशिप लागू किए थे। सेंसरशिप क्या है ये पता है? क्योंकि सेंसरशिप का मतलब होता है किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी टीवी चैनल में कोई भी अपने मर्जी से कुछ भी राजा के अगेंस्ट में नहीं दिखा सकता या उनके रूल के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। कुछ भी छापना हो न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में कुछ भी दिखाना हो तो वो राजा के मर्जी के बाद ही दिखाना पड़ता है। तो वो उसी सभी न्यूज़ को वो सेंसर कर सकते हैं। उसके बाद था
द फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी। तो उस समय ज़बरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, जो कि उस समय लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा का जो फीलिंग्स था वो धीरे धीरे क्रिएट करने लगा था। तो बस इतना ही है। पेज नंबर 6 और 7 में अगर इनमें से कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो क्वेश्चन के थ्रू।